दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, हम लोगों की जैसे 2023 के नेट की और हायर की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें हमने अभी तक 8-9 वीडियो हो चुकी हैं हमारी। उसमें हमने पहली यूनिट देख ली है हिंदी भाषा का इतिहास। उसमें हमने अभी दूसरी यूनिट नहीं देखी है क्योंकि वो काफ़ी विस्तृत है। हमने तीसरी यूनिट साहित्य शास्त्र देख चुके हैं, उसका हमने मॉक टेस्ट भी कर लिया है साहित्य शास्त्र का आज। और अब हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि जो कि इकाई 4 है, उसको हम लोग शॉर्ट में देखने जा रहे हैं। शॉर्ट का मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है और आप लोग रिवीजन करना चाह रहे हैं और अगर आप लोग चाह रहे हैं अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद भी नहीं किया है और फिर भी चाह रहे हैं कि कुछ मुख्य तथ्य हम लोगों को याद करने हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो वो महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ हम देख सकते हैं। हालांकि शॉर्टकट किसी भी सफलता की कुंजी नहीं बन सकती है। ये शॉर्टकट उन लोगों के लिए है जिन्होंने पहले सब कुछ पढ़ा हुआ है और उनको केवल मुख्य तथ्य देखने हैं, क्योंकि इतने कम समय में नेट की तैयारी पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। आप सभी को पता है कि इतना विस्तृत है हमारा JRF नेट का सिलेबस कि उसे पूरा 1 साल लग जाता है अच्छे से कवर करने में। तो यहाँ देखिएगा, हम इकाई 4 की बात कर रहे हैं। हमने महत्वपूर्ण तथ्य लिए हैं। अगर अगर आप लोगों को मेरे ये वीडियो का प्रोसेस पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ पसंद आ रही है, आज की ये नवी वीडियो है हम लोगों की, तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। शुरू में ही लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि चैनल पर मैं आगे वीडियो डालती रहूँ, अपलोड करती रहूँ और मुझे थोड़ी हिम्मत मिलती है आप लोगों के लाइक से। तो देखिए, इकाई 4 जो है वो वैचारिक पृष्ठभूमि है। हमने जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास को काव्य में और पाश्चात्य में दोनों भागों में बांट करके आसानी से समझ करके याद किया था, ऐसे ही हम वैचारिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। दरअसल वैचारिक पृष्ठभूमि में जो उपविषय हैं, हम थोड़ी सी उन उपविषय पर चर्चा कर लेते हैं। वो उपविषय कौन कौन से हैं? देखिए, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। आज हमें कौन कौन से पॉइंट्स देखने हैं, तो उन मेन पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे। तो उन पॉइंट्स में देखिएगा, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि हमें देखनी है आज। हिंदी नवजागरण खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है, ये हमें देखना है। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण। इस तरीके से 4 पॉइंट तो ये हमारे आज की हैं जो हमें आज की इस वीडियो में समाप्त करनी है। यानी 3 भागों में हम वैचारिक पृष्ठभूमि को अच्छे से देख लेंगे और सुबह 11 बजे फिर से एक मॉक टेस्ट है, आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा, ज़रूर मिलिएगा सुबह 11 बजे। तो यहाँ देखिएगा, गांधीवादी दर्शन वाला जो ये पार्ट है, ये हमारा अगला पार्ट है। हमने उपविषय को बांटा है, तो उपविषय को हम इस तरीके से देख सकते हैं। पहला 4 आज की वीडियो में पहला भाग आ जाएगा, ठीक है, ये एक भाग हो गया हमारा। दूसरे में हम लोग देखेंगे कुछ दर्शन, ठीक है, दर्शन और विमर्श। दूसरे भाग में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? दर्शन और विमर्श। ठीक है गाइस, देखिए, दर्शन और विमर्श में हमारा क्या आ जाना है? गांधीवादी दर्शन और ये हमारे विमर्श। ये 2 भागों में हमारा इस तरीके से बट गया है और ये 2 भागों में ही आसानी से हम लोग इसे याद कर सकते हैं। हालांकि मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, अल्पसंख्यक विमर्श, इतने सारे विमर्श भी हमें देखने हैं और दर्शन भी हमें देखने हैं। तो छोटी वीडियो नहीं होगी, लगभग वही कि आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा समय ज़रूर लग जाएगा, लगभग 1 घंटे की वीडियो हम लोगों की बन पाएगी। तो आप लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्यों को ही यहाँ उजागर किया जाएगा। तो ये हमारे 2 भागों में हम वीडियो को देखेंगे, यानी वैचारिक पृष्ठभूमि भी हमारे 2 भाग में आएगी। आज पहला भाग है, तो इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लेकिन हिंदी नवजागरण में जो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन है, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। नव जागरण यानी कि पुनः जागना। तो स्वाधीनता आंदोलन और भारतीय नवजागरण का क्या लेना देना है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग देख लेते हैं। सारा नहीं देखेंगे, वही महत्वपूर्ण। 19वीं शताब्दी को भारतीय नवजागरण का काल माना जाता है और इस युग को नवजागरण नाम देने का श्रेय हिंदी में रामविलास शर्मा जी को जाता है। पहला पॉइंट। इसके अतिरिक्त बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो नवजागरण से संबंधित है वह यह है कि रामविलास शर्मा जी की जो पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, उसे हिंदी नवजागरण के लिए ये जो पुस्तक है अत्यंत प्रसिद्ध है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इस पुस्तक का नाम पूछ लिया जाता है
महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण करके ये किताब है रामविलास शर्मा जी की 1977 की समय की, और हिंदी नवजागरण के लिए अत्यंत प्रसिद्ध मतलब पुस्तक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ ही हिंदी के नए युग का प्रारंभ हुआ था, और डॉक्टर नामवर संघ जी ने अपने एक लेख में, जो कि 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के अग्रदूत राजा राममोहन को माना है। तो किसने माना है? 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने गए हैं राजा राममोहन राय, और डॉक्टर नामवर सिंह जी ने इन्हें अपने लेख में मतलब अपने लेख में इन्हें 19वीं शताब्दी के भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माना है अपने लेख में। तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखिएगा। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, और उसके बाद देश की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में उथल-पुथल से मच गई। तो ये और फिर क्या हुआ कि 57 के बाद में जो भारतीय जनता में स्वतंत्रता के प्रति गहरी चेतना जागी थी, कहीं न कहीं क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी तो कहीं और आंदोलन शुरू हुए। फिर 1905 में जाकर के बंगाल विभाजन भी हुआ, 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ, जलियांवाला बाग का भी एक निर्मम हत्याकांड हुआ। ये सब कुछ पहला वाला है। गांधी जी का भारतीय राजनीति में प्रवेश हुआ और अनेक आंदोलन जो हैं उस समय छिड़ गए थे। तो गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत प्रयास किए, और नवजागरण काल में आधुनिक भारत की नींव रखी गई। इसलिए नवजागरण काल को स्वाधीनता और आधुनिक भारत का आधार कहा गया है। ये छोटा सा बिंदु है, इसको आराम से समझ करके रखिएगा, समझ आ जाएगा नवजागरण कि नवजागरण काल में ही आधुनिक भारत की नींव रखी गई थी, और इसीलिए नवजागरण काल को स्वाधीनता व आधुनिक भारत का आधार कहा जाता है। अगला पार्ट देखिएगा। हिंदी नवजागरण का और खड़ी बोली का क्या लेना देना है? हिंदी नवजागरण और खड़ी बोली। तो हिंदी को खड़ी बोली का विकसित रूप माना जाता है। खड़ी बोली या कोरवी का जो उद्भव है, खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और उद्भव शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली का जो उदय है वो शौर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, और खड़ी बोली आज की राष्ट्रभाषा हिंदी का पूर्व रूप है। यह परिनिष्ठित पश्चिमी हिंदी का एक रूप है, और इसका इतिहास जो है शब्द जो है शताब्दियों से चला आ रहा है। ये विक्रमी 14वीं शताब्दी में पहल अमीर खुसरो ने इस प्रांतीय बोली का प्रयोग करना प्रारंभ किया था। अब हम इस पॉइंट में क्या समझने जा रहे हैं दोस्तों, पहले यही क्लियर कर लीजिएगा ना कि जो हिंदी नवजागरण है, हिंदी नवजागरण और खड़ी बोली आंदोलन का क्या लेना देना रहा है। तो यहाँ हमें देखना है कि खड़ी बोली क्या था, और नवजागरण जो प्रारंभ हो चुका था, तो इस नवजागरण में खड़ी बोली आंदोलन अपना कैसा रूप लेकर के सामने आया, वो हमें ध्यान देना है। दरअसल 15वीं और 16वीं शताब्दी में कोई हिंदी के मतलब बहुत सारे कवि हुए, और अपनी कविता में कहीं कहीं इसका प्रयोग भी करने लगे थे। खड़ी बोली का प्रयोग 15वीं और 16वीं शताब्दी में कोई कोई हिंदी के कवि ऐसे भी हुए थे जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। अधिकांश जो कविताएं थी उस समय वो अवधी और ब्रज भाषा में ही होती रही हैं। मतलब इससे पहले ना 15वीं और 16वीं शताब्दी से पहले जो काव्य भाषा होती थी वो ब्रज में होती थी या अवधी में होती थी, खड़ी बोली में नहीं होती थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है खड़ी बोली का विस्तार शुरू हो गया। 18वीं शताब्दी में हिंदू भी साहित्य में इसका व्यवहार करने लगे, पर पद्य में नहीं, केवल गद्य में। तभी से मानो वर्तमान हिंदी गद्य का जन्म हुआ, और जिसके आचार्य मुंशी सदा सुखलाल, लल्लूलाल और सदर मिश्र माने जाते हैं। आप लोगों ने इनका जो है रचनाएं भी याद कर रखी होंगी। और जिस तरीके से मुसलमानों ने इसमें फारसी और अरबी आदि के शब्द भर करके वर्तमान उर्दू भाषा बनाई, उसी तरीके हिंदुओं ने भी इसमें संस्कृत के शब्दों का अधिकता करके इसे वर्तमान हिंदी प्रस्तुत किया। तो ये सब कुछ थोड़ा सा एक पुराना वाला समय है खड़ी बोली का, कि किस तरीके से खड़ी बोली का प्रारंभ होता है। दरअसल खड़ी बोली को लेकर के खड़ी बोली के प्रमुख कुछ कवि रहे हैं, कुछ रचनाएं रही हैं जो हमारे लिए विशेष हैं या जो हमें याद करनी है, जिनमें मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण कुछ पार्ट लिए हैं, जैसे सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, लल्लू लाल की प्रेम सागर, सदा सुख लाल जिन्हें नियाज के नाम से जाना जाता है सुख सागर, इंशाअल्लाह खां की रानी केत की कहानी। दरअसल हम इसे बचपन से अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते आए हैं, और ये प्रारंभिक रचनाएं खड़ी बोली की हम बहुत छोटेपन से याद करते रहे हैं। और खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में जो भी योगदान देने वाली रचनाएं रही हैं उनके नाम भी यहाँ पर हैं, जैसे भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की। ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गाइज, ये बहुत पहले से हैं, इसलिए ये पूछे जाने की पूरी उम्मीद इनकी रहती है। और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की, इतिहास तिमिर नाशक राम प्रसाद सितारे हिंद की,
और सत्यामृत प्रभा श्रद्धाराम फुल्लेरी की, भाग्यवती भी श्रद्धाराम फुल्लेरी की, कुछ रचनाएं हैं। इसके अलावा लल्लूलाल जी, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, मुंशी सदाशिव लाल खड़ी बोली गद्य के प्रतिष्ठापक कहे जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इसकी परंपरा को प्रतिष्ठित करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। आधुनिक खड़ी बोली गद्य की परंपरा की प्रतिष्ठा का श्रेय भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को जाता है, जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा एक सरल सर्वसम्मत गद्य शैली का प्रवर्तन किया और कालांतर में लोगों ने भारतेंदु की शैली अधिक अपनाई। तो देखना किस तरीके से आधुनिक खड़ी बोली गद्य की परंपरा की जो प्रतिष्ठा है वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने की। जैसे आप लोग देखते हो आधुनिक कितने सारे जो भी विधाएं प्रारंभ होती हैं वो भारतेंदु युग से ही होती हैं, भारतेंदु जी से ही होती हैं। तो ये भी जो खड़ी बोली गद्य की परंपरा है इसकी प्रतिष्ठा भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने की और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भी जो है यहाँ पर ख्याति प्राप्त होती है। उन्हीं के द्वारा हिंदी नई चाल में ढली प्रतीत होती है और भारतेंदु के अलावा साहित्य जगत का एक जाना माना नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आप लोगों ने देखा होगा द्विवेदी जी की जो सरस्वती पत्रिका है वहाँ से हिंदी के लिए एक विशेष योगदान द्विवेदी जी का रहा है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी की एक विशिष्ट बोली के लिए बहुत प्रयास किया है। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी में अपना योगदान दिया और भाषा को लेकर के इनका बहुत जोर रहा, बहुत प्रबल इनका जोर रहा है। तो इन्होंने जो एक कहना चाहिए शैशवावस्था थी, हिंदी की खड़ी बोली का जो शैशव अवस्था थी भारतेंदु युग में, धीरे-धीरे उसका परिवर्तन होने लगा और वो परिपक्व होने लगी। तो द्विवेदी जी ने उसके लिए अथक प्रयास किए। इसके अतिरिक्त अगला पॉइंट हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज का है। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित प्राच्य विद्या और भाषाओं का अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1800 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजी ने की थी। अब इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू ये हजारों पुस्तकों का अनुवाद हुआ करता था फोर्ट विलियम कॉलेज में। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत में भाषा के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा भी मान लिया था। दरअसल फोर्ट विलियम कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति, ज्ञान, धार्मिक, प्रशासनिक ज्ञान से परिचित करवाने का एक बड़ा केंद्र बन गया था। इस कॉलेज में हम देखेंगे दरअसल इस कॉलेज में हिंदी साहित्य, ब्रज साहित्य, संस्कृत साहित्य ये उन्नयन की आधार भूमि तैयार की गई और फोर्ट विलियम कॉलेज में ही हिंदुस्तानी भाषा जॉन वेस्ली गिलक्रिस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला था। तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज की कुछ विशेष बिंदु हैं, जैसे यही कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके जर्नल कौन थे और फिर भारतेंदु जी का हिंदी नवजागरण को लेकर के क्या विशेष योगदान रहा। ये भी एक विशेष पॉइंट है, भारतेंदु जी और हिंदी नवजागरण। इससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आऊँगी और मॉक टेस्ट में देखना आप लोग कितने बारीकी से और कितने खूबसूरत सवाल वहाँ लिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं मॉक टेस्ट के। आप लोग मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ये अभी कम से कम रविवार तक मैं रेगुलर एक टेस्ट आप लोगों का लूँगी, किसी भी विषय का हो मॉक टेस्ट ज़रूर होगा। तो कल सुबह 11 बजे जो है एक मॉक टेस्ट हम लेते हैं। तो देखते हैं अगर वैचारिक पृष्ठभूमि का आप लोग चाहें तो वैचारिक पृष्ठभूमि का ही टेस्ट हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो भारतेंदु जी और हिंदी नवजागरण दरअसल इनमें क्या विशेष बात रही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम जो हैं पितामह कहे जाते हैं और हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार भी हैं। हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं, सभी को याद है। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। उन्होंने रीतिकाल की विकृत सामंती संस्कृति की पोषक वृत्तियों को छोड़ करके स्वास्थ्य परंपरा की भूमि अपनाई और नवीनता का बीज बोया। इसके अलावा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना तो गया है। साथ ही राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में भारतेंदु जी ने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया और उनकी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने पत्रकारिता, नाटक, काव्य क्षेत्र बहुमूल्य योगदान दिया। देखिएगा भारतेंदु जी से मैंने पहले भी अपनी किसी वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया है। दरअसल भारतेंदु जी से संबंधित कोई ना कोई सवाल ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भारतेंदु जी जो है वो हिंदी साहित्य की आधुनिक जो भी हमारी शैलियाँ रही हैं, जो भी हमारी विधाएं रही हैं, उनके प्रारंभ करता रहे हैं।
तो इसलिए जो है यहाँ से कोई ना कोई सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। और एक विशेष बात ये भी है कि भारतेंदु जी को हम नाटक में देखते हैं, भारतेंदु जी को हम निबंध में देखते हैं। भारतेंदु जी यहाँ हमें इस तरीके से खड़ी बोली के प्रारंभ में भी हम भारतेंदु जी का नाम देख रहे हैं। तो गाइस भारतेंदु जी बहुत महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से ज़रूर कोई ना कोई 1-2 सवाल ज़रूर आते हैं। भारतेंदु जी से संबंधित आ जाएँ, खड़ी बोली और भारतेंदु जी से संबंधित आ जाएँ, भारतेंदु जी के चाहे नाटक पूछ लिए जाएँ, उनके अनुदित रचनाएँ पूछ ली जाएँ, उनकी मौलिक रचनाएँ पूछ ली जाएँ, तो यहाँ भारतेंदु जी को बहुत मजबूती से आप लोगों को याद करना है। दरअसल भारतेंदु जी के नाटक लिखने की शुरुआत बंगला के विद्या सुंदर नाटक से के अनुवाद से हुई और नाटक उनके पहले भी लिखे जाते रहे, लेकिन नियमित रूप से खड़ी बोली में इनके अनेक नाटक लिख करके भारतेंदु जी ने हिंदी नाटक की नींव को मजबूत बना लिया था। अब उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया है? हरिश्चंद्र पत्रिका का संपादन किया, कवि वचन सुधा और बाल विबोधनी जो है इनका भी संपादन किया। तो इन पत्रिकाओं का संपादन करके ये उत्कृष्ट कवि के रूप में हमारे सामने आए, कहीं व्यंग्यकार, कहीं सफल नाटककार, है ना। फिर आचार्य शुक्ल जी ने भारतेंदु जी के बारे में कहा भी है कि भारतेंदु अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से एक ओर तो पद्माकर द्विदेव की परंपरा में दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी ओर बंग देश के माइकेल और हिमचंद की श्रेणी में। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये शुक्ल जी ने जो भारतेंदु जी के लिए बोला है। भारतेंदु जी बहुत कम उम्र में जो है अपनी एक तरीके से विशाल साहित्य की का अर्जन कर लिया था। इनके कुछ मौलिक नाटकों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ अनुदित रचनाओं के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। मौलिक नाटक में वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, विशेष विष्णुमोधनम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, ये उनके कुछ मौलिक नाटक हैं। ये कुछ इनके अनुवादित रचना है, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, ठीक है। इनके कुछ निबंध संग्रह में भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, स्वर्ग में विचार सभा, इनकी काव्य कृति अगर हम देखें तो भक्त, सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, ये इनकी कुछ काव्य कृतियाँ हैं। और फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य, और प्रेम फुलवारी, कृष्णचरित, तन्मय लीला, और नए ज़माने की मुकरी, बंदर सभा हास्य व्यंग्य है। बकरी बिलाप हास्य व्यंग्य बहुत महत्वपूर्ण है इनका, बंदर सभा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बकरी बिलाप और बंदर सभा इनका अक्सर पूछ लिया जाता है। इनके यात्रा वृतांत को देखें तो सरयू पार की यात्रा जो लखनऊ वाली इनकी यात्रा वृतांत है, अच्छा यात्रा वृतांत है। आत्मकथा इनकी एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती। और आचार्य फिर इसके बाद भारतेंदु जी के बाद हालांकि बहुत सारा चीज़ें रह जाती हैं शॉर्ट वीडियो बनाते हुए, लेकिन कहते हैं ना साहित्य का तो कोई था नहीं है, साहित्य अपने आप में बहुत समृद्ध है। और यहाँ हमें शॉर्ट देखना है इसलिए हम सिर्फ शॉर्ट यहाँ देख रहे हैं। विस्तार पूर्वक मैंने निबंधों पर, नाटकों पर वीडियोस बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, वो आप लोग देख सकते हो। और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, जो नए मुझसे जुड़े हुए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर के भी सारी वीडियोस को देख सकते हैं, जो कि विस्तार पूर्वक बनाई गई हैं। यहाँ शॉर्ट वीडियोस हैं। हम महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण का क्या लिंक रहा है उसको भी देखते हैं। दरअसल हिंदी साहित्य की सेवा करने वालों में द्विवेदी जी का एक विशेष स्थान रहा है। भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि शुद्धता की ओर नहीं रही। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो भारतेंदु युग था वो शैशवावस्था था, तो यहाँ हम जो है यहाँ एक परिपक्व रचनाओं को देखना शुरू करते हैं द्विवेदी युग में। तो भाषा में व्याकरण के नियमों और विराम चिन्हों आदि की कोई परवाह नहीं की जाती थी भारतेंदु युग में। सिर्फ लेखन जो है वो विशेष रहता था कि खड़ी बोली के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो व्याकरण संबंधी शुद्धता आई है वो बाद में ही आई है, ठीक है। तो यहाँ भाषा में इसमें आशय किया कि इच्छा किया जैसे प्रयोग दिखाई पड़ते हैं। और द्विवेदी जी ने भाषा के स्वरूप को देखा और शुद्ध करने का संकल्प लिया। उन्होंने अशुद्धियाँ जो हैं उनको छांटना शुरू किया। और शुक्ल जी ने ये भी कहा है कि अगर महत्वपूर्ण कथन है इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर किया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। शुक्ल जी के विचार में यदि द्विवेदी जी न उठे खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती है, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। यानी कि सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ देखते हैं कि द्विवेदी जी के मेहनत से, द्विवेदी जी के खड़े होने से जो अव्यवस्थित परिस्थिति थी, जो अव्यवस्थित हमारी भाषा का रूप था, ऊटपटांग रूप था व्याकरण का, वो सब बहुत अच्छा रहा। कुछ ऐसे ही विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के भी हैं। हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में उन्होंने कहा है कि पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के स्पष्ट वादिता से भरे हुए
और नई प्रेरणा देने वाले निबंध यद्यपि बहुत गंभीर नहीं हैं कहे जा सकते, लेकिन उन्होंने गंभीर साहित्य निर्माण में बहुत सहायता पहुंचाई है। प्रेमचंद जी ने भी इनके बारे में कहा है कि आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बनाए हैं। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शन का काम भी किया। हिंदी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया, और उपस्थिति उपलब्ध नहीं हो तो त्याग का परिणाम, यानी ये जो कुछ भी है हमारी उपस्थिति उपलब्धि उन्हीं के त्याग का परिणाम है, ऐसा कहने वाले प्रेमचंद जी रहे। प्रेमचंद जी के अलावा निराला ने भी लगभग इन्हीं शब्दों में आचार्य द्विवेदी जी के योगदान का आकलन करते हुए कहा है कि आधुनिक हिंदी के निर्माता विधाता हैं, सर्वस्व हैं। यानी बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, मैंने यहाँ बहुत अच्छे कथन आप लोगों के लिए लिए हैं। आधुनिक हिंदी के निर्माता विधाता सर्वस्व, राष्ट्रभाषा हिंदी के मूर्तिमान स्वरूप, उन्हें लोग आचार्य कहते हैं, सचमुच आचार्य हैं। आधुनिक हिंदी की उन्नति और विकास का अधिकांश श्रेय उन्हीं आचार्य को है। तो ये कहने वाले हैं हमारे निराला जी। निराला जी के अलावा प्रेमचंद, निराला और ये आचार्य द्विवेदी संबंधी धारणा को आलोक में डॉक्टर जो रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने भी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक लिखी और उनकी युगांतकारी भूमिका का विस्तार से वस्तुनिष्ठ आंकलन किया। बल्कि ये भी बताया कि हिंदी में भाषा, साहित्य और विचार की दृष्टि से नए युग को संभव बनाने वाले अद्वितीय योद्धा थे हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखी हुई, और इसको 1-2 बारी पूछ लिया भी गया है परीक्षा में। इसके तो द्विवेदी जी राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रबल पक्षधर रहे हैं। उन्हें तो न तो देश की गुलामी पसंद थी और न अपनी भाषा की। उनकी संपूर्ण चिंतन और लेखन स्वतंत्र और मजबूत राष्ट्र और हिंदी के विकास को समर्पित है। तो दोस्तों ये आज का मतलब पहला भाग है इस वीडियो का, जिसमें हमने शुरू वाली ये 4 पॉइंट देखे हैं। कल की वीडियो थोड़ी और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हमारे रहेंगे दर्शन, अम्बेडकर दर्शन, गांधी दर्शन, लोहिया दर्शन और जितने हमारे विमर्श हैं। तो विमर्श भी हम कल देखने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखा कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है वीडियो के अंत में भी। और दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सुबह मॉक टेस्ट में आप लोगों से मुलाकात होगी। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।